तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत आने वाला प्रोविजन है। आज हम इसी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे वो बीएनएस की बात करें आप, चाहे वो इंडियन पैनल कोड के बारे में बात करो। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है आदमी की, सेल्फ प्रिजर्वेशन। ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है, यानी सेल्फ डिफेंस करने का जो प्रकृति होती है ये प्राकृतिक है। हर व्यक्ति अपना बचाव करता है, हर एनिमल जो है वो अपना बचाव करता है, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा। किसी को भी आप देख लीजिए तो वहां पे आपको लगेगा कि वो क्या कर रहा है, अपना डिफेंस कर रहा है। इसी नेचुरल इंस्टिंक्ट को क्या किया गया, आपके यहां लीगल सैंक्टिटी दी गई। तो आईपीसी के अंतर्गत यदि आप देखोगे तो 96 से लेकर के 106 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में बात करता है। सेक्शन 34 टू 44 भारतीय न्याय संहिता प्रोविजन करता है और ये दोनों जो है वो जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत आते हैं, सामान्य अपवाद के अंतर्गत आ रहे हैं जनरल एक्सेप्शन। तो जनरल एक्सेप्शन में 96 टू 106 इंडियन पैनल कोड में ये बात बताई गई थी, 34 टू 44 बीएनएस में ये बात बताई गई थी। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ये एक डिफेंसिव राइट है, डिफेंसिव राइट है। ये प्यूनिटिव राइट नहीं है। इज नॉट अ प्यूनिटिव राइट। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अ डिफेंसिव राइट। ये निवारणात्मक अधिकार है, ये अपना डिफेंस करने का राइट है, ये दंड देने का अधिकार नहीं। सेक्शन 34 से लेकर के 44 में जो बातें बताई गई हैं वो कहता है कि वो एब्सोल्यूट राइट नहीं, इज नॉट अ एब्सोल्यूट राइट। इट मींस द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अ एब्सोल्यूट राइट। इसका मतलब ये है कि ये जो राइट्स हैं वो सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, यानी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो आपको ये अधिकार दिए गए हैं ये कुछ निश्चित और कतिपय अपवादों के अधीन है, रिस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर इंपोज किया गया है। जब आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ते हो तो वहां पे स्टेट के क्रिएशन के बारे में बात करते हैं। राज्य जो है वो क्रिएट किस तरीके से हुआ, कैसे अस्तित्व में आया। तो स्टेट का जो क्रिएशन हुआ था वो एक सामाजिक संविदा का परिणाम था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। लोगों ने अपने अधिकारों को राज्य को दिए और स्टेट जो है उसके बदले में लोगों को प्रोटेक्शन का वादा किया। वो प्रोटेक्ट करेगा, किनको प्रोटेक्ट करेगा, उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा और उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेगा। इन्होंने अपने अधिकारों को दिया और राज्य ने उसके बदले में इस बात की प्रॉमिस करी, इस बात का करार करा कि मैं आपके शरीर और आपकी संपत्ति की सुरक्षा करूंगा। ये राज्य का प्राथमिक दायित्व था, ये प्राइमरी ड्यूटी थी, प्राइमरी ड्यूटी, प्राइमरी लाइबिलिटी। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन, एंड दिस थ्योरी वाज नोन एज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इसका मतलब जो एग्जिस्टेंस था, जो क्रिएशन था, जो अस्तित्व था राज्य का, वो इसी आधार पर था कि वो अपने लोगों के, अपने सब्जेक्ट्स के लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा और उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन शम्सुल हुदा कहते हैं कि कोई भी स्टेट हाउसोएवर स्ट्रांग, कितना भी स्ट्रांग ना हो जाए, लेकिन वो हर व्यक्ति के पीछे एक पुलिस पर्सनल या खुद को उपस्थित नहीं कर सकता है, प्रेजेंट नहीं कर सकता है। यानी अक्रॉस द वर्ल्ड कोई कितना भी
स्ट्रांग कंट्री हो, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, मिलिट्री वाइज स्ट्रांग हो, लेकिन हर व्यक्ति के पीछे एक सैनिक और हर व्यक्ति के पीछे और उसकी सुरक्षा के लिए एक पुलिस पर्सनल नहीं खड़ा कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में स्टेट को ये इंपावर करना पड़ा, ऐसे नागरिकों को ये अधिकार देना पड़ा कि जहां पे मैं ये नहीं कर पाऊंगा, आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, जहां पे मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, वहां पे आप क्या कर सकोगे, ऐसे राइट्स को एक्सरसाइज कर सकोगे। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे स्टेट जो है, जहां पे स्टेट अपने को अक्षम पाता है, इनकॉम्पिटेंट पाता है, कि जहां पे वो उसे लग रहा है कि वो अपनी प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पाएगा, वहां पे आपको ऑथराइज करता है सेक्शन 34 से लेकर के 44 तक और 96 से लेकर के 106 इंडियन पैनल कोड में ये आपको ऑथराइज करा। Where the state feels incompetent, unable to protect you and your property, तो फिर कहा कि आप जो है ये कार्य कर सकते हो, आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप अपना डिफेंड कर सकते हो, जो कि एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। बैरन पार्क ने कहा कि स्टेट जो है वो इनकरेज करता है विक्टिम को, आहत को, जो पीड़ित व्यक्ति है, इस बात को इनकरेज करता है कि वो उतने आनुपातिक बल का प्रयोग कर दें, एक प्रोपोर्शनेट फोर्स का यूज करें, जितने से कि ऐसा जो एग्रेसर है वो, ये कौन है, विक्टिम, ये कौन है, एग्रेसर, इनके द्वारा जो फोर्स यूज किया जा रहा है, इनके द्वारा जो फोर्स यूज किया जा रहा है, तो बैरन पार्क कहते हैं कि विक्टिम को इनकरेज किया गया है इस प्रोविजन के द्वारा कि वो इन्हें इतने फोर्स यूज करे जिससे इनका जो फोर्स है वो रिपेल हो जाए, वो पीछे हो जाए। इसका मतलब कि यहां पे विक्टिम को इनकरेज किया जा रहा है कि वो अपने राइट को एक्सरसाइज करके आने वाले बल को क्या कर सके, रजिस्ट कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, अपना डिफेंस कर सके। मैंने आपसे बताया कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। व्हाट डज इट मीन? द मीनिंग इज वेरी क्लियर कि ये 34 से लेकर के जो 44 तक में प्रोविजन बताए गए हैं वो अपवादों के अधीन है। और वो कौन सा एक्सेप्शन है? तो कहता है सेक्शन 37 में वो एक्सेप्शंस बताए गए, कह रहे कि इन अपवादों के अधीन होगा, यानी सब्जेक्ट टू दीज रिस्ट्रिक्शंस व्हिच इज प्रेस्क्राइब और इम्यूनरेटेड अंडर द सेक्शन 37 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। हम इन्हीं के क्रम में आज आपको लेकर के चलते हैं, आप प्रोविजन के हिसाब से। तो सेक्शन 34 आपसे कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कहता है कि कोई भी कार्य, कोई भी ऐसा एक्ट जो कैसे किया गया हो, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किया गया हो, कोई भी ऐसा कार्य जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किया गया हो, कोई भी ऐसा एक्ट, तो ऐसा एक्ट जो है वो ऑफेंस नहीं होगा। इसका मतलब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में यदि हम कोई एक्ट करेंगे तो वो क्या नहीं होगा, ऑफेंस नहीं होगा। ये क्या बता रहा है? एक जनरल बात बताता है, एक सामान्य बात कर रहा है। नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी कार्य आप कर दो और वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कर दो तो वो बात अपराध नहीं होगी, क्योंकि ये एक्ट जो कर रहे हो वो जस्टिफाइड बाय लॉ है। कैसा है? जस्टिफाइड बाय लॉ है, ये जस्टिफाइड बाय लॉ माना जाता है। और फिर जब आप 35 पढ़ोगे तो 34 में एक सामान्य बात है, जनरल बात है, और यहां पे इसे क्लासिफाई कर दिया गया है, इसे क्लासिफाई कर दिया गया है और स्पेसिफाई कर दिया है। तो 35 में दो बातें कह रहा है कि बॉडी के अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, और दूसरा जो क्लॉज है आपका वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट
बॉडी एंड प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। प्रॉपर्टी के बारे में जो बीएनएस में देखोगे वो चैप्टर जो है आपका वो चैप्टर 17 है, स्टिल चैप्टर 17। बॉडी के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस हैं आपके वो आपके चैप्टर 6 में बताए गए, अध्याय 6 में बताया गया है, और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस हैं वो चैप्टर 17 में बताए गए। ये बात जो बताई गई है वो सेक्शन आपकी 100 से लेकर के 146 तक में बताया गया है, जबकि 17 में देखोगे तो वो सेक्शंस कौन से हैं आपके 303 से लेकर के 303 से लेकर के 334 तक। बोलो बेटा। आप कह रहा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द बॉडी एंड राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। यहां पे मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कहता है कि बॉडी के अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस है, एनी ऑफेंस अगेंस्ट द बॉडी, किसी भी अपराध यानी शरीर के विरुद्ध जो भी अपराध होगा जो 100 से लेकर के 146 में बताए गए हैं, उन सारे अपराधों के खिलाफ आपको क्या मिला हुआ है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है। इट मींस यू विल गेट द डिफेंस, यू विल गेट द बेनिफिट any kind of offense which is enumerated in the Indian Penal Code as well as भारतीय न्याय संहिता। तो इंडियन पैनल कोड में भी ये बात बताई गई थी और यहां पे भी भारतीय न्याय संहिता में भी ये बात बताई गई। सेक्शन यहां पे कौन सा है, 100 से लेकर के 146 में जो बातें बता दी गई हैं, यहां पे जो बात बताई गई है वो 303 से लेकर के 334। दोनों में फर्क क्या है, यहां पे जो फर्क है वो किस बात का फर्क है वो आपको देखना है। यहां पे फर्क है सिर्फ और सिर्फ 4 अपराध बताए गए। कितने बताए गए, इसका मतलब बॉडी के अगेंस्ट यदि कोई ऑफेंस है तो उसमें तो सारे के सारे अपराधों के लिए आपको डिफेंस मिला हुआ है, लेकिन प्रॉपर्टी के अगेंस्ट सिर्फ 4 ऑफेंस है। कितने ऑफेंस, और ये क्वेश्चन आपसे अगेन एंड अगेन क्या किया जाता है, पूछा जाता है। पहली चीज क्या है बेटा, पहला है थेफ्ट, पहला ऑफेंस जो है वो है थेफ्ट। दूसरा जो ऑफेंस है वो है रॉबरी। तीसरा जो ऑफेंस है वो आपका मिसचीफ है, और फिर चौथा जो ऑफेंस है क्रिमिनल ट्रेसपास है, क्रिमिनल ट्रेसपास। बोलो भैया, थेफ्ट है, पहली बात कौन सा है, थेफ्ट है। दूसरा कौन सा है, मिसचीफ है। फिर कौन सा है, क्रिमिनल ट्रेसपास है। खोलिए जरा, कौन कौन सा ऑफेंस दिया हुआ है उसमें, ठीक है बेटा। ये कह रहा है देखो अब कि इतने ऑफेंस हैं और वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है। किसके ऑफेंस है, तो आपने 303 से और 334 के बीच में जो ऑफेंसेस देखे वो बहुत सारे ऑफेंस है, लेकिन ओनली यू विल गेट द डिफेंस, ओनली यू विल गेट दिस राइट इन 4 काइंड ऑफ ऑफेंस। और वो कौन सा है, चाहे वो चोरी हो, दूसरा वो कैसा हो आपका, चोरी हो सकता है, लूट हो सकती है, रिष्टी हो सकती है, और आपराधिक अत्याचार हो सकता है। तो दोनों में फर्क देखो जरा, यहां पे बॉडी के अगेंस्ट है तो सारे ऑफेंसेस के अगेंस्ट है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट बात हो रही है तो सिर्फ 4 के बारे में बात हो रही है। इज इट क्लियर और नॉट। तो लेकिन मैंने आपसे ये बताया, ये कह रहा है कि कोई भी बात अपराध नहीं है, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कोई बात अपराध नहीं है जो कि व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की गई है। फिर आपका 35 कहता है कि बॉडी अगेंस्ट यदि कोई ऑफेंस है तो उन हर अपराधों के जो शरीर के विरुद्ध है उनके विरुद्ध आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिला हुआ है। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट सभी अपराधों के प्रति नहीं, जो चैप्टर 17 में आपको बताए गए 303 से लेकर के 334 में बताए गए सभी में नहीं, वही 4 में आपको बताए गए हैं। पहला जो है चोरी है, दूसरा जो है वो लूट है, तीसरा जो है वो रिष्टी है, और चौथा जो है वो आपका क्या है, आपराधिक अत्याचार है। ओनली इन दिस काइंड्स ऑफ ऑफेंस यू विल गेट दिस राइट। अब आगे चलते हैं, तो कह रहा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है,
राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, मैंने आपसे बार बार कहा कि ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। ये जो राइट है ये सर्टेन टू सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिट्स, सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, ये मिला हुआ है आपको। और ये धारा जो है आपकी, वो कौन सी धारा है आपकी? सेक्शन 37। और ये एक्सेप्शन के बारे में बात कर रही है बेटा। ये जो एक्सेप्शन है वो कौन सा है एक्सेप्शन, उन्हें आप देखो। यहां पे पहली चीज बताया कि यदि डेथ और ग्रीवियस हर्ट का एप्रीहेंशन नहीं है, इस बात का एप्रीहेंशन नहीं है, यदि मृत्यु का या घोर उपहति का, मृत्यु का, डेथ का या घोर उपहति का आपको युक्त आशंका नहीं है, रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं है, तब यदि किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा जब वह अपने कृत्य को, जब वह अपनी ड्यूटी को एक्सरसाइज कर रहा है, और कैसे कर रहा है, तो अपने पदाभास में करता है। पदाभास का मतलब क्या होता है? यहां पे कॉलर ऑफ ऑफिस में कर रहा है। किस में कर रहा है? कॉलर ऑफ ऑफिस में कर रहा है, तो उसके खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते हो। सो द वेरी सिंपल थिंग इज व्हाट, कि यदि कोई पब्लिक सर्वेंट है और अपने जुरिस्डिक्शन में रहते हुए गुड फेथ में यदि कोई कार्य करता है और उसके कार्यों से मृत्यु या घोर उपहति की कोई आशंका नहीं होती है, तो उसके खिलाफ आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते आप। जैसे मान लो कि कोई पुलिस ऑफिसर है, आपको अरेस्ट करने आया है, तो वो अपनी पब्लिक ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहा है, वारंट लेकर के आया आपको अरेस्ट करने के लिए, तो वो अपनी पब्लिक ड्यूटी को डिस्चार्ज करता है, तो आप उसके खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है, वो अपनी ड्यूटी को एक्सरसाइज कर रहा है, वो विद इन ए जुरिस्डिक्शन है। कलर ऑफ ऑफिस का मतलब क्या है? क्षेत्राधिकार के अधीन, जो उसे राइट्स मिले हैं, जो जुरिस्डिक्शन मिले, उसके अधीन वो यह कार्य कर रहा है, और उसके ऐसे कार्य से ना तो डेथ की आशंका है, ना ही ग्रीवियस हर्ट की। इसी तरीके से कुर्क करने वाला कोई अधिकारी है, पब्लिक सर्वेंट है, या इसी तरीके से कोई सर्वेयर है, या इसी तरीके से कोई कमिश्नर है जो पब्लिक सर्वेंट है और उसे कमीशन इशू कर दिया गया है और गया है उस जगह का सर्वे करने, तो वो अपना काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते। उसके खिलाफ आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज कर पाओगे आप। सिंपल सी बात है, आपके कमीशन निकाला और किसी खेत की पैमाइश करने के लिए गया है वह व्यक्ति, ठीक है, या ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में गया हुआ है, वो उसका मंदिर और मस्जिद जो है वहां पे, ठीक है, बोलो भाई। तो ऐसी स्थिति में लोगों की डिमांड थी कि वो मस्जिद है, मानना यह है कि वहां मंदिर है, और इस बात को वो सर्वे करने गए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आप वहां पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर पाओगे। साहब ऐसा है कि यहां पे आप कैमरा नहीं लगा सकते, यहां पे आप कोई काम नहीं कर सकते, यहां पे साइट विजिट नहीं कर सकते हो, नो, ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो कह रहा है कि जब कोई भी पब्लिक सर्वेंट है और अपनी ड्यूटी को एक्सरसाइज कर रहा है, विद इन ए जुरिस्डिक्शन कर रहा है, और कलर ऑफ ऑफिस में, दैट इज विद इन ए जुरिस्डिक्शन कर रहा है, और उसके कार्यों से डेथ या ग्रीवियस हर्ट की कोई जो है एप्रीहेंशन नहीं है, तो उसके खिलाफ आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर पाओगे। इज इट क्लियर और नॉट? तो पहली बात मैंने आपको बताया कि कह रहा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तो है, आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, लेकिन ऐसा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आप नहीं कर पाओगे साहब, एक बात। दूसरा, ऐसे पब्लिक सर्वेंट के आदेश पर यदि कोई कार्य कर रहा है, कैसा काम कर रहा है? ऐसे पब्लिक सर्वेंट के निर्देश पर यदि कोई व्यक्ति या कोई अथॉरिटी कोई कार्य कर रहा है और वो गुड फेथ में करता है, कैसे कर रहा है? वो गुड फेथ में करता है। बोलो बेटा, कैसे काम कर रहा है? वो गुड फेथ में काम कर रहा है और अपने क्षेत्राधिकार में रहते हुए कार्य कर रहा है, और उसके कार्य से कोई ग्रीवियस हर्ट या डेथ का एप्रीहेंशन नहीं है, तो उसके खिलाफ भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर पाओगे। यहां पे कौन है? यहां पे ये है
कोर्ट। मान लो ये पब्लिक सर्वेंट है और कोर्ट यानी जज, जज क्या है? पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट ने वारंट इशू किया है। वारंट किसको इशू किया हुआ है? किसके नाम पर इशू किया गया? वारंट की सबसे खास बात होती है, मैं कई बार बता चुका हूं, तो जो एग्जीक्यूट करता है उसका नाम होता है और जिसके खिलाफ उसका एग्जीक्यूशन होता है उसका भी नाम होता है वहां पे। तो इसने दिया पुलिस ऑफिसर को, यक्स को, कि वो वाई को क्या करे? अरेस्ट करके ले आए। यक्स यानी पुलिस ऑफिसर है। तो यहां पे देखो, ये जो पुलिस ऑफिसर यक्स है वो किसके डायरेक्शन पे काम कर रहा है? कोर्ट के। कोर्ट यानी जज। जज कौन है? पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पर जो काम कर रहा है उसके खिलाफ भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। इज इट क्लियर और नॉट? मान लीजिए कि पुलिस अधिकारी जो है, पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करने गया है, बोलो बेटा, और पुलिस ऑफिसर की संख्या कम है, उन्हें यह लगता है कि इसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, तो वो आसपास के जो लोग हैं उन्हें डायरेक्ट कर सकता है कि ऐसा असिस्टेंस दे ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कराने में। एक सामान्य तौर पे बात करो तो यहां पे जो सामान्य लोग हैं उनकी ये ड्यूटी होती है कि वो क्या करें? इसे अरेस्ट कराएं, सहायता प्रदान करें। तो ये पब्लिक सर्वेंट है और पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में कौन काम कर रहा है? दिस पर्सन। तो इसके खिलाफ भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते वो तो वर्दी है उसका मैं सम्मान कर रहा हूं, तुमने हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारा। नो, यू कैन डू दिस। ये नहीं कर सकते आप। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर वही बात कि डेथ नहीं होनी चाहिए, ग्रीवियस हर्ट का एप्रीहेंशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यदि किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, यदि इसे निगेटिवली देखोगे तो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा क्या किया जा रहा है? ऐसा कोई कार्य किया जा रहा है कि जिससे ग्रीवियस हर्ट या डेथ का एप्रीहेंशन है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता है। दैट्स ऑल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एंड अगेन, तीसरा जो रिस्ट्रिक्शन है, पहला रिस्ट्रिक्शन क्या बताया? कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ नहीं कर पाओगे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। दूसरा बताया कि पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पर यदि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसके खिलाफ भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप एक्सरसाइज नहीं कर पाए। इन कंक्लूजन, तीसरा पॉइंट यह है कि यदि आपको स्टेट की असिस्टेंस प्राप्त हो, इफ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, आपके पास क्या है? एक अपॉर्चुनिटी है। इस बात की क्या है? आपको एक अपॉर्चुनिटी है। किस बात की? कि आप स्टेट को क्या कर सको? आप स्टेट को रिकोर्स कर सको, ऐसी पब्लिक अथॉरिटी का असिस्टेंस ले सको आप, तो फिर आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। मैं आपसे क्या कहा था कि स्टेट ये राइट आपको कब दिया है? when state itself failed to provide the protection. When the state is available to provide the protections, there is no need to use or exercise the right of private defense. Is it clear? इसका मतलब वो ये अधिकार कब दे रहा है? जब वो खुद को फेल मान रहा है, जब वो खुद को एब्सेंट मान रहा है। लेकिन जब उसकी सहायता ली जा सकती है, उसका असिस्टेंस रिकोर्स किया जा सकता है, तब आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करने का राइट नहीं है। आंसर इज क्लियर और नॉट? मैं आपसे अक्सर एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है और इन्हें एक लेटर मिला हुआ है, लेटर मिला या मैसेज मिला, व्हाट्सएप कॉल जो भी है, कि 3 दिन में तुम्हें तुम्हारे घर पे मारेंगे। बोलो। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, वेल प्लान्ड वे में अब इन्होंने पूरी अपनी एक किलाबंदी कर ली, सारे लोगों को बुला करके फोटो बना के देखते हैं कि 3 दिन में कौन आता है मुझे मारने के लिए, है ना। 10 लोगों को बुला करके बैठा लिया, सारा गन बंदूक सब कुछ लेकर के। और यहां पे अब 3 दिन के बाद मान लो अटैक होता है, एग्रेशन होता है, तो फिर इन्होंने रिटेलिएशन में काम करा और फिर इन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि मैंने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में काम करा। इज इट क्लियर? बोलो भाई, ये क्लियर है? और ये बात सही है क्या? इन्हें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलेगा? आंसर इज नो। इन्हें क्या करना चाहिए था कि जब ये लेटर पाए थे तो इन्हें कहां पहुंचना चाहिए था? नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में इस बात को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि सच टाइप ऑफ थ्रेट्स आई हैव रिसीव्ड, प्लीज प्रोटेक्ट मी। ऐसा लो, 3 दिन का टाइम है आपको दिया हुआ है, तो ये काम आपको बताना चाहिए था। स्टेट की असिस्टेंस को रिक्वेस्ट कर सकते थे, पब्लिक अथॉरिटी की सहायता आप ले सकते थे, लेकिन आप तो खुद पब्लिक जो है
राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करना चाह रहे हो तो यहां पे आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। मान लो अचानक कोई व्यक्ति आया हुआ है रात में आपके यहां अपराध करने, तो फिर आपके पास असिस्टेंस नहीं है, आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। मेरी बात आप लोग समझ पाए? तो मैंने आपसे कहा कि वेन एवर यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू टेक द असिस्टेंस ऑफ द public authority or the state, you will not get the benefit or defense of the right of private defense. Answer is okay? Okay. फिर जो है नेक्स्ट देखिए, एक बात जो है वो बात करता है किसके बारे में? प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की बात करी गई है यहाँ पे। किसके बारे में बात करा गया है? यहाँ पे कह रहा है देखो भाई, ये अभी मैंने आपको क्या बताया, ये जो राइट है आपका, वो राइट कैसा है? डिफेंसिव राइट है। ये राइट कैसा राइट नहीं है? प्यूरिटिव राइट। ये राइट जो है वो रिटेलिएशन का राइट नहीं, प्रतिशोधात्मक नहीं है, ये प्रतिरोध और प्रतिकार करने का राइट नहीं है, ये अपने आप को निवारित करने का, अपने आप को डिफेंड करने का, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का राइट है। नॉट ओनली यू एंड, यहां पे ये जो राइट आपको मिला हुआ है वो आपको अपने लिए मिला हुआ है। आप अपने शरीर की रक्षा कर सकते हो। जब आप 35 में पढ़ोगे तो वहां पे क्या बताया गया है? अपने शरीर की, किसी दूसरे के शरीर की, और संपत्ति, अपनी संपत्ति की, किसी दूसरे की संपत्ति की, अपनी संपत्ति या किसी दूसरे संपत्ति, चाहे वो चल हो चाहे अचल हो, ये क्या कर सकते हैं? आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए देखो यहां पे इस राइट को सेल्फ डिफेंस नहीं बोला जाता है। क्या नहीं बोलते बेटा? सेल्फ बोल देते हैं लोग, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड जो है वो ये नहीं है, सेल्फ डिफेंस नहीं। यहां पे क्या वर्ड यूज हुआ है? प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस है, यस और नो? ये है प्राइवेट डिफेंस आपका। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है अपनी भी बॉडी की, आप किसी दूसरे की बॉडी की, आप अपनी प्रॉपर्टी की और आप किसी दूसरे की प्रॉपर्टी की, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, प्रोटेक्ट करने का राइट रखते हैं। और यही राइट इनका क्या है? यही राइट इनका क्या है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। क्लियर हुआ? लेकिन ये किसके खिलाफ नहीं यूज कर सकते हो? तो पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ, पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पे काम करने वाले किसी अथॉरिटी के खिलाफ, और जब आपको स्टेट का असिस्टेंस मिल सकता हो या पब्लिक अथॉरिटी का असिस्टेंस मिलने की अपॉर्चुनिटी हो, तब भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज कर सकते हो। और चौथा रिस्ट्रिक्शन ये है कि यहां पे जो फोर्स आया है भाई, एग्रेसर की तरफ से जो भी फोर्स आया हुआ है, किसकी तरफ से आ रहा है? एग्रेसर की तरफ से, जिसके खिलाफ आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करना है। तो कह रहा है कि सुनो यार, जितना फोर्स इधर से आ रहा है, ये कौन है? आपका आक्रांता है, आक्रमण करने वाला। और इधर से क्या आ रहा है आपका? उतना फोर्स आ रहा है, ये है आपका F2। तो कह रहा है देखो, इनके और इनके बीच में एक अनुपात होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुपात होना चाहिए। ये F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए? F2। F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F2। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब इधर से F बढ़ रहा है तो आप F2 बढ़ाइए। मेरी बात आप समझ पा रहे? F कम है तो उसी अनुपात में आप F2 रखिए, यदि F ज्यादा है तो उसी अनुपात में आप फोर्स यूज करिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि F जो है इतना है, F1 आपका इतना है और F2 आपका इतना हो जाए। बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होना चाहिए। बात समझ पाया? तो आप इस बल का प्रयोग करते हो तो आनुपातिक नियम को फॉलो करना पड़ेगा आपको। लेकिन ये क्या है कि ऐसा जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है या नहीं है, इट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट इन केस टू केस। कहां डिसाइड किया जाएगा? इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये कैसा बात है? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ये तथ्य का प्रश्न है। ये तथ्य का प्रश्न का मतलब क्या है कि ये हर केस में अलग अलग तरीके से न्यायालय के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा कि या जो बल का प्रयोग किया गया था वो आनुपातिक था या नहीं था। सिंपल सी बात है। कोई आपको डंडे से मार रहा है, डंडे से मारा, छड़ी से मारा, और आपने सीधे रिवॉल्वर निकाली और उसे आपने गोली मार दिया। यहां पे उसने भी फोर्स यूज किया है ना, तो आप ये कह रहे हो कि सर हमने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में मार दिया गोली, तो क्या उसे ऐसा कर सकते हो क्या? ये डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स हो गया। क्या हो गया? ये तथ्य और परिस्थिति पर निर्भर करेगी। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं कि ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और यदि 10 लोग लाठी लेकर के आ रहे हैं आपको मारने के लिए, 10 लोग लाठी लेकर के मारने आ रहे हैं, अब आपके पास बंदूक है तो आप क्या कर सकते हो? आप एक्सरसाइज कर सकते हो सकता है कि वो आपको जान से मार डाले।
बोलिए। तो ये तो तथ्य और परिस्थिति पर निर्भर करेगा कि आपके द्वारा जो बल का प्रयोग किया गया है वो बल आनुपातिक है या नहीं है। मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि इसके लिए कोई गोल्डन स्केल नहीं है। गोल्डन स्केल का मतलब आप लोगों ने देखा है कि जब आप सोने की दुकान पे जाते हो तो वहां पे चारों तरफ वैक्यूम क्रिएट करके उसे तौला जाता है। बोलो भैया, इसका मतलब एग्जैक्टली उतना ही मिलीग्राम तक में बताता है वो वेट। बताता है कि नहीं बताता? कि कहने का मतलब जितना इधर वेट है उतना ही इधर आना चाहिए आपका। तो कह रहा है यार ऐसा नहीं हो सकता कि इसे आप ये सोने की तराजू पे नहीं तोलोगे आप। कौन किसको? F1 और F2 को। जितना इधर से आ रहा है एग्जैक्टली उतना ही उधर से आए, उतना उधर से आया है उतना ही उधर से आप दो। ऐसा नहीं करोगे ना कि एक झापड़ मार दिया है कोई तो एक झापड़ मार के खड़े हो जाओगे। अब उसने दूसरा मारा तो फिर दूसरा मारोगे, फिर उसने तीसरा मारा तो तीसरा मारोगे, उसने 4-5 एक साथ मार दिया तब फिर दो मारोगे। ऐसा थोड़ा होता है। ऐसी कंडीशंस में ये तथ्य और परिस्थिति पर देखा जाता है कि नहीं तो यदि इस तराजू से तौलोगे तो कोई व्यक्ति सीधे लेकर के भाला आ रहा है स्फीयर, तो पहले जाओ भाला खोजो। तो भाला खोजने में तो मार के चला जाएगा आपको ना। वो कोई सामने वाला लाठी लेकर के आया है और आपको लग रहा है यार कि ये मार दोगे आपको, उतना ही फोर्स आपको देना है। यदि ये वाला रूल फॉलो करोगे तो पहले लाठी खोजो। तो कह रहा नहीं, ऐसी एमिनेंट कंडीशंस में, इतनी डेंजरस कंडीशंस में व्यक्ति इतना नहीं प्रोपोर्शनेट हो पाता है तो इसे सोने की तराजू पे नहीं तौला जाएगा। लेकिन हां, तथ्य और परिस्थिति के आधार पर यह देखा जाना चाहिए कि वो डिसप्रोपोर्शनेट नहीं होना चाहिए। अदरवाइज यू विल नॉट गेट द डिफरेंस ऑफ दिस प्रोविजन। अदरवाइज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहां तक? चलिए, मैं आपसे कह रहा था कि यहां पे ये जो आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिला हुआ है, नेक्स्ट प्रोविजन बता रहा हूं आपको। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है ये बेटा अपराध के खिलाफ मिला हुआ है। किसके खिलाफ मिला हुआ है? ऑफेंस। यानी ऐसा कोई कार्य है, ऐसा कोई कार्य है या ऐसा कोई लोप है, ऐसे कार्य या लोप के खिलाफ क्या मिला हुआ है? आपको डिफेंस मिला है। कब? कि जब ऐसा कार्य या ऐसा लोप क्या हो जाए? ऑफेंस। इट मींस यू कैन एक्सरसाइज योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन ऑफेंस। किसके खिलाफ आप यूज करोगे? आप इसे अपराध के खिलाफ करोगे। किसके खिलाफ करोगे? अपराध के खिलाफ करोगे। लेकिन आपकी एक धारा है, वो है सेक्शन 36। कौन सा सेक्शन है? तो बीएनएस की धारा जब आप 36 पढ़ रहे हो तो 36 इस बात को क्लियर करती है। क्या करती है? बोलो, इस बात को क्या कर रही है बेटा? क्लियर कर रही है। किस बात को क्लियर कर रही है? इस बात को कि ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। मैंने आपसे क्या बोला? फिर से क्लियर करिए। मैंने कहा कि आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तभी मिला है जब वह कार्य क्या हो? अपराध हो। लेकिन धारा 36 ये कहती है कि ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य जो है वो क्या नहीं है? ऑफेंस नहीं है। इनके द्वारा जो एक्ट किया जा रहा है वो एक्ट क्या नहीं है? ऑफेंस नहीं है। लेकिन आपको इनके खिलाफ भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिला हुआ है। इसका मतलब आप इनके खिलाफ क्या यूज कर सकते हो? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर और नॉट? मैंने आपसे क्या कहा? इनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो बात ऑफेंस नहीं है। आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसके खिलाफ मिला हुआ है? ऑफेंस के खिलाफ मिला हुआ है। लेकिन इनके द्वारा किया गया कार्य जो है वो ऑफेंस है ही नहीं। लेकिन इसी बात को कह रहा है सेक्शन 36, भले ही इनके द्वारा किया गया कार्य ऑफेंस नहीं है, फिर भी आप इनके खिलाफ क्या कर सकते हो? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। और ये बात कहां बताई गई है आपके? ये आपके सेक्शन 36 में बताई गई है। तो पहली चीज कह रहा है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है और उनके खिलाफ आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। तो पहला कहता है बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ यूथ। किसके वजह से? बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ यूथ। इसका मतलब यूथ के आधार पर। दूसरा, वांट ऑफ मैच्योरिटी। दूसरा क्या है? वांट ऑफ मैच्योरिटी। इसका मतलब कि यदि परिपक्वता का अभाव है तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। इसी तरीके से यदि कोई इंटॉक्सिकेटेड है, यदि कोई नशे में व्यक्ति है, इंटॉक्सिकेटेड है, तो उनके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होता। कोई इनसेन है तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होता है। कोई मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में काम कर रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होता है। देख रहे हैं आप?
बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ यूथ, वांट ऑफ मैच्योरिटी, या इंटॉक्सिकेटेड, या इनसेन, या मिसकंसेप्शन में काम कर रहा है, तो उनके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होता। ये बात तो क्लियर है ना यार। तो पागल व्यक्ति है 22, धारा 22 आपकी कह रही है कि पागल व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होता। जो इंटॉक्सिकेटेड है 23 और 24 जो है आपकी ये बता दिया है कि जो क्या है, जो क्या है इंटॉक्सिकेटेड है, उनके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं। ये आप 34 में पढ़ रहे थे, अब वो उसमें 14 में पढ़ रहे थे, मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में काम कर रहे हैं, तथ्य के भ्रम के आधार पर। इन लोगों के द्वारा जो किया गया कार्य वो क्या नहीं होगा, अपराध होगा ही नहीं। लेकिन ये धारा आपकी कह रही है कि आपको इन लोगों के खिलाफ भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिला हुआ है, यानी दिस पर्सन विल गेट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट दिस पर्सन आल्सो अंडर द सेक्शन 36। इसका मतलब कोई व्यक्ति यदि तथ्य के भ्रम में काम कर रहा है तो उसके ऊपर भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो। कोई व्यक्ति पागल है तो उसके खिलाफ भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। कोई व्यक्ति नशे में है तो उसके खिलाफ भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। अब मान लीजिए कि कोई पागल व्यक्ति है और रास्ते में आप जा रहे हो और उसने एक पत्थर लेकर के दौड़ा लिया आपको, वो तो पागल है ना यार। यदि वो पागल है तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध। लेकिन 36 क्या कह रही है कि ऐसा है कि आप इसके खिलाफ भी क्या कर सकते हो, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। क्लियर हुई बात। अब बचाव अपना कर लो भाई। अब यदि कोई व्यक्ति नशे में शराब पिए हुए और गन लेकर के आपकी तरफ दौड़ा हुआ है आपको गोली मारने के लिए, ठीक है, तो ये लॉ कह रही है कि इनके खिलाफ भी आपको क्या मिला हुआ है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यद्यपि इनके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होता है। तो जनरल रूल आपको मैंने क्या बताया कि ये सदैव किसके खिलाफ मिला है, ऑफेंस के खिलाफ। लेकिन 36 इस बात को क्लियर कर दे रही है कि भले ही इनके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा, इनके खिलाफ भी आपको क्या मिला हुआ है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिला हुआ है। अब मान लीजिए कि वांट ऑफ मैच्योरिटी, 6 साल का लड़का और रिवॉल्वर लगा दिया आपके सामने, अंकल ट्रिगर दबा रहा हूं, बेटा रहने दो, नहीं मान ही नहीं रहा है वो, तो अब तो कुछ तो करना पड़ेगा, आपको बचाव करना पड़ेगा, नहीं तो ट्रिगर दबा देगा। तो आप बचाव कर सकते हो। आपने कुछ फेंक के मारा उसे, अब वो गिर गया, उसे चोट लग गई, तो ये तो आपका बचाव हुआ कि नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा कि आपने उसके ऊपर अटैक करा हुआ है, नहीं करा, ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है आपका। इज इट क्लियर और नॉट। तो मैं आपसे क्या कह रहा था, फिर से 2 मिनट में देखो आप, अभी मैंने आपको क्या बताया, 34 बताया। सेक्शन 34 आपसे क्या कह रहा है, सेक्शन 34 आपसे ये कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। इज इट क्लियर। 35 जो है वो ये कह रहा है कि बॉडी के अगेंस्ट एंड प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, बॉडी में आप अपने शरीर और दूसरे के शरीर की सुरक्षा कर सकते हो, और शरीर के विरुद्ध जितने भी अपराध है उन सारे अपराधों के खिलाफ आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिला हुआ है। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप अपनी प्रॉपर्टी और दूसरे की प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, प्रोटेक्ट करने का राइट है। लेकिन सिर्फ 4 अपराधों के खिलाफ आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। पहला है थेफ्ट, दूसरा है रॉबरी, तीसरा है मिसचीफ है, और क्रिमिनल ट्रेसपास है। यहां पे फिर मैंने आपसे बताया कि ये जो राइट है आपको मिले हुए हैं, ये राइट एब्सोल्यूट राइट नहीं, ये आपके ये आत्यंतिक अधिकार नहीं है। इसका मतलब ये 4 अपवादों के अधीन है। पहला ऑफेंस, पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक यदि कोई कार्य कर रहा है तो उसके खिलाफ आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं करोगे। दूसरा मैंने आपको बताया कि पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पर यदि कोई कार्य कर रहा है तो उसके खिलाफ भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं करोगे। और फिर मैंने आपसे बताया कि यदि तीसरा कंडीशन कि स्टेट की या पब्लिक अथॉरिटी की असिस्टेंस आपको मिल जाए, इसकी अपॉर्चुनिटी है आपको, तब भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं करोगे। और चौथी बात मैंने आपको बताया कि जो फोर्स यूज होने वाला है इधर से जो आ रहा है, आप उतना ही बल का प्रयोग करो जितने से ये पीछे हो जाए। ये आप अपना डिफेंड करो, आप इसे पनिश मत करो, आप इसे रिटेलिएट मत करो। अब आपको एक झापड़ मार दिया और आपका ईगो जग गया, अच्छा मुझे मारोगे, और उसे इतना मारा कि वो मर गया। बोलो भाई, इतना मारा कि हाथ पैर टूट गया, तो ये करने का काम आपका नहीं है। आप ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी यूज नहीं कर पाओगे। साहब इन्होंने पहले एक झापड़ मारा तब मैंने इनका हाथ पैर तोड़ा। नो, यू विल नॉट गेट द डिफेंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन दिस केस, बिकॉज देयर इज अ डिसप्रोपोर्शनैलिटी इन द फोर्स। आपके द्वारा जो फोर्स यूज किया गया है वो डिसप्रोपोर्शनल है। कैसा है, डिसप्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनलिटी के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। फिर मैंने आपसे क्या बताया कि ये आपकी 36 क्या बता रही है, 36 बहुत ही क्लियर है। वो ये कहती है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उन व्यक्तियों के खिलाफ भी मिला हुआ है आपको जिनके द्वारा किया गया कार्य जो है अपराध नहीं होता है। तो कौन से ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ किया नहीं, तो कह रहा है कि वो व्यक्ति जो अपरिपक्व समझ रखते हैं। कैसी है,
अपरिपक्व है समझ, उनकी अंडरस्टैंडिंग उनके पास नहीं है। व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग ये नहीं समझ पा रहे हैं, अभी छोटे हैं, बिकॉज ऑफ इन्फेंसी, बिकॉज ऑफ यूथ, अभी छोटा है वो ऐसे अंडरस्टैंडिंग, तो उसके खिलाफ भी आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। यस और नो? एंड अगेन दूसरा है इंटॉक्सिकेटेड कोई व्यक्ति है, फिर क्या है वो इनसेन पर्सन है, क्या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में काम कर रहा है, मिसकंसेप्शन तथ्य के भ्रम में कोई काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। मान लो ये तुम्हारा घर है, अब आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गए हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब, आप जाते हो किसी पार्टी में, रात में आप किसी पार्टी में गए हो और आपने गार्ड को कह दिया कि दादाजी ऐसा है कि आप सो जाइए, खाना खा के मुझे लेट हो जाएगा, मैं आ जाऊंगा, या हो सकता है ना हो, ठीक है। आप रात में आते हो, 1 बजे आ रहे हो, आपको ये लगता है कि अब दादाजी को परेशान नहीं करते, अब हम जंप कर जाते, गाड़ी बाहर पार्क कर दिया आपने, बोलो। और दादाजी को ये था कि हो सकता है साहब आ जाए, अभी सोए ही नहीं है वो, और आपने जैसे ही जंप करा दीवार पे, उन्हें लगा करे ये तो चोर है। यहां पे किस बात का मिसकंसेप्शन हो गया, किस बात का भ्रम हो गया आपका? ये उन्होंने लौट जो है दौड़ करके लाठी उठाई और आपके ऊपर प्रहार कर दिया, बोलो उन्हें क्या लगा? चोर है। यद्यपि आप क्या है, वहां के ऑक्यूपायर हैं, आप वहां के, या हो सकता है आप ओनर हैं वहां के, ठीक है ना। समझा क्या उन्होंने? तो ये किस में काम कर रहे हैं कि मिसकंसेप्शन में काम कर रहे हैं, भ्रम में काम कर रहे हैं। हो गया कि नहीं हो गया मिस्टेक? भ्रम हो गया कि नहीं हो गया? तो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में काम कर रहे हैं। तो आप इनके खिलाफ क्या कर सकते हो? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। मेरी बात आप समझ पाए? इनके खिलाफ आप क्या कर सकते हो? अब आपने धक्का दे करके कहा मैं हूं भाई, आ गया हूं मैं, यहां पे आपने अपना बचाव करा, रुकिए 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 रुकिए, मैं हूं, अब इतने में धक्का दे दिया और दादाजी गिरे और उनकी पैर की हड्डी, कमर टूट गई। अब मान लो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप तो कहोगे साहब ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दी, हमारी हड्डी तोड़ दी, हमारी बैकबोन हमारी टूट गई। नो, नॉट एट ऑल। आपने जो काम किया वो कैसे किया हुआ है? मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में काम किया हुआ है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, एक बात जान लीजिए कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो किसको नहीं मिला हुआ है? तथ्य का भ्रम समझ में आ गया आपको ना? तथ्य का भ्रम जो है वो क्या है? एग्रेसर को नहीं मिला हुआ है। किसको नहीं मिला हुआ है? एग्रेसर को नहीं मिला हुआ है। तथ्य यहां पे एग्रेसर का मतलब क्या हुआ? जो आक्रमण करने वाला है। ए जो है वो बी को एक झापड़ मारता है, पहले किसने मारा? ए ने मारा, 2-4 झापड़ मार दिया, फिर बी ने बचाव में 5-6 झापड़ मार दिया। अब ये साहब कहते हैं कि मैंने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में, अब इन्हें क्या किया? हाथ पैर तोड़ दिया इनका, ये डिफेंस इन्हें नहीं मिलने वाला है। आक्रांता को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिला है। जो इनिशिएट करने वाला व्यक्ति है उससे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता है। एंड अगेन जहां पे फ्री फाइट्स है, ए और बी के बीच में क्या है? फ्री फाइट है। कैसी फाइट है बेटा? फ्री फाइट। इसका मतलब इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट हु इज द एग्रेसर, यहां पे कौन है, एंड दे जस्ट म्यूचुअली इंटर इन अ फाइट। दोनों एक दूसरे से और परस्पर क्या हो रहे हैं? फाइट में इंटर कर रहे हैं। तब यहां पे दोनों को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिला है। ध्यान रखिएगा इस बात का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फ्री फाइट जहां पे हो रही, जो सडन है, जो बिना प्लान के है, ये बात नहीं पता चल पा रही कि पहली बार लड़ाई किसने शुरू किया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या नहीं हो पाएगा? यहां पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिल पाएगा। इज इट क्लियर? ओके, अब जरा देखो बेटा, मैं बात करूं 38 की, किसकी बात करूंगा? 38 कहता है, उन कंडीशंस के बारे में बात कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस है यहां पे बात जो की गई है। 38 कहता है कि यहां ये जो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड कर जाता है। क्या कर जाता है? एक्सटेंड कर जाता है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड कर जाएगा। कहां तक एक्सटेंड कर जाता है? डेथ कॉज करने तक। कहां तक? It means while exercising your right of private defense, you can cause the death in the following conditions, which is given under the section 38 of the भारतीय न्याय संहिता, और इंडियन पैनल कोड में ये धारा 100 में बताई गई थी। कहां पे बताई गई थी? धारा 100 में बताया गया था। ये बात आपको क्लियर है? तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहां तक एक्सटेंड कर रहा है? ये डेथ तक। और ये किस सेक्शन में बताई गई है?
और यहां पे जो कंडीशंस है आपकी, वो कंडीशंस कहां से कहां तक है 38 में, ए से लेकर के कहां तक, ए बी सी डी ई एफ जी, 7 क्लॉज है। कितने क्लॉज है? जी तक है बेटा। अब प्रीलिम्स एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कहां से कहां तक है? 7 क्लॉज है, ठीक है ना। अब जरा देखो, पहली बात कह रहा है इन 7 कंडीशंस में यदि ये कंडीशन प्रिवेल करती हैं तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करते समय आप क्या कर सकते हो? आप डेथ कॉज कर सकते हो। तो 38 जो है वो बॉडी के अगेंस्ट यदि कोई ऑफेंस है, किसके अगेंस्ट है? बॉडी के अगेंस्ट यदि कोई ऑफेंस है तो ए से 6 तक की कंडीशन है तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में क्या कॉज किया जा सकता है? डेथ कॉज किया जा सकता है, ठीक है ना। अब मैं उन्हीं कंडीशंस को बात कर रहा हूं और ये प्रीलिम्स में कई बार आपसे पूछे गए और हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। पहली कंडीशन है कि ऐसा असॉल्ट, क्या ऐसा असॉल्ट जिससे एक रीजनेबल एप्रीहेंशन होता है कि ऐसे असॉल्ट का जो रिजल्ट होगा, क्या होगा? रिजल्ट होगा वो क्या होगी? डेथ होगी। यानी ऐसा कोई असॉल्ट किया जा रहा है, ऐसा कोई हमला है जिससे सामने वाले के मन में एक रीजनेबल एप्रीहेंशन कॉज हो जाता है, युक्त आशंका पैदा हो जाती है कि उस हमले का परिणाम जो होगा वो क्या होगा? डेथ होगी, ठीक है ना। ये पहली कंडीशन है। यहां पे हम लोग असॉल्ट पढ़ेंगे आगे चल करके, ठीक है ना, डेथ के बारे में पढ़ेंगे। यहां पे असॉल्ट इन जनरल मैं आपको बता दूं कि सामान्य तौर पे असॉल्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसा हाव भाव या ऐसी तैयारी करना, ऐसा हाव भाव, ऐसा जेस्चर या ऐसा प्रिपरेशन मेंटेन करना कि सामने वाले के मन में ये अपना जेस्चर इस तरीके से करते हैं कि इनके मन में यह भय पैदा हो जाए, यह आशंका पैदा हो जाए कि अब यह व्यक्ति इसके खिलाफ क्या यूज करने वाला है? फोर्स यूज करने वाला है। अबाउट टू यूज, अबाउट टू यूज, बोलो भैया क्या यूज करने वाला है? अबाउट टू यूज। क्लियर है कि नहीं? तो ये माना जाएगा कि इसने क्या करा है? असॉल्ट करा है। नहीं समझ पाया? सुनो, यदि फोर्स यूज कर दिया यानी बल का प्रयोग कर दिया और आपकी कंसेंट के बिना किया तो ये तो क्रिमिनल फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कोई अपराध करने के लिए कर दिया तो ये बात क्या हो जाएगी? क्रिमिनल फोर्स हो जाएगी। अभी हमने फोर्स यूज नहीं करा लेकिन सामने वाले के मन में ये एक एप्रीहेंशन क्रिएट हो गया कि यह व्यक्ति, दिस वन मींस ए, इज गोइंग टू यूज द क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट द बी। बात समझ पाए? तब ये माना जाएगा कि इसने क्या करा है? असॉल्ट करा है। क्या करा है? असॉल्ट करा है। असॉल्ट का मतलब समझ में आया? जैसे मान लो कि मैंने ये कप में चाय ली और एकदम खौल रही है और मैं आपकी तरफ ऐसे दौड़ा फेंकने के लिए, अभी फेंका नहीं, आपके मन में आ गया कि अब ये क्या करने वाला है? चाय मेरे मुंह पे फेंकने वाला है। एसिड उठाया और एसिड ऐसे फेंकने वाला हूं। इसका मतलब आपके मन में क्या आ गया? कि भय पैदा हो गया। अभी फेंका नहीं, एक भी बूंद आपके ऊपर पड़ी नहीं। ये जो एप्रीहेंशन क्रिएट हुआ दैट इज असॉल्ट। यही क्या है आपका? असॉल्ट। मेरी बात आप लोग समझ पाए? मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे, बाकी वहां पे मैं ऐसे लेके ये जो आपका रिमोट है आपके मन में आया कि हाँ अब ये बिल्कुल फेंक के मारने वाला है, तो ये जो मैं तैयारी कर रहा हूं, जो जेस्चर बना रहा हूं, जो हाव भाव पैदा करा अपने कंडक्ट से कि सामने वाले के मन में ये युक्त रूप से आशंका पैदा हो जाए, भय पैदा हो जाए कि नाउ ही इज गोइंग टू यूज द फोर्स अगेंस्ट मी, दैट इज असॉल्ट। इज इट क्लियर और नॉट? हो गया। मैंने पानी की बोतल उठाया, पत्थर उठाया, ये रिमोट उठाया, डंडा उठाया, चैम्बर खोल रहा हूं, यानी गोली जो है भरने के लिए मैंने चैम्बर खोला, बुलेट्स भर रहा हूं, गाली दे रहा हूं, ठीक है, आज छोड़ूंगा नहीं, आज काट डालना, इसको गेट बंद करवाओ, ये सब करो। अभी सिर्फ तैयारी चल रही है। क्या चल रही है? लेकिन सामने वाला व्यक्ति जो बैठा हुआ है उसके मन में भय पैदा हो रही है कि आज मैं बचने वाला नहीं। इसका मतलब अब ये मेरे खिलाफ क्या करने वाले हैं? फोर्स यूज करने वाले। इज इट क्लियर और नॉट? अभी मैंने आपको छुआ तक नहीं है, ध्यान रखिएगा।
एक चीज। तो अभी हम इसे आगे और पढ़ेंगे। तो यहां पे कह रहे हैं असॉल्ट, और ये जो तैयारी कर रहे हो उसका परिणाम जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? डेथ होने वाला है। क्या होने वाला है? चारों तरफ से लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं, गाली देते हुए आ रहे हैं, घेरो, पकड़ो, जाने मत दो, आने दो, घेरा बनाओ, ये सब बातें करते हुए लोग आ रहे हैं। जो बीच में फंसा हुआ है उसके मन में क्या आ गया? एक रीजनेबल एप्रीहेंशन क्रिएट हो गई है कि अब मैं बचने वाला नहीं। आया कि नहीं आया? अभी किसी ने कोई एक चीज तक, एक झापड़ तक नहीं मारा हुआ है। तो ये बात समझ पाया आप? जरा देखो आप। तो कह रहा है कि ऐसा असॉल्ट जिससे रीजनेबल एप्रीहेंशन क्रिएट होता है, किसके मन में पैदा हो रहा है? इनके मन में पैदा हो रहा है कि अब इस असॉल्ट का परिणाम और क्या होने वाला है? इनकी डेथ होने वाली है। क्या होने वाली है? बात समझ पाए बेटा? और ये जो एप्रीहेंशन होना चाहिए, जो आशंका होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, ये तुम्हें ही नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव है। क्या है इसका मतलब? ऑब्जेक्टिव है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जगह पे यदि किसी भी प्रूडेंट पर्सन को रखा गया होता तो वह भी वैसे ही भय प्राप्त किया होता, वैसे ही आशंकित हुआ होता जैसे आप हुए हो। नहीं समझ रहे हो आप? इसका मतलब सामने वाला यदि कोई एक बंदूक लेकर के आ रहा है और वो बंदूक आपकी होली खेलने वाली है, जो रंग खेलने वाली है, और आप कह रहे हो कि मुझे लगा कि ये मुझे गोली मार देगा इसलिए मैंने इसको गोली मार दी। ये रीजनेबल है क्या? रीजनेबल है? आंसर इज नो। एक चिपपुटिया वाली बटन आती है, वो बंदूक आती है चिट्ट चिट्ट बच्चों वाली मारने के लिए, और वो लेके आ रहा है और सामने से आपको दिख रही है। आप ये कह रहे हो कि मैंने इसलिए गोली चला दी क्योंकि ये मुझे गोली मारने आ रहा था। ये रीजनेबल एप्रीहेंशन है क्या? कोई भी एक प्रूडेंट पर्सन उस बंदूक से डर सकता था क्या? एक प्लास्टिक की बंदूक से, कोई रंग खेलने वाली बंदूक से कोई डर सकता है? आंसर इज नो। और दूसरी चीज असॉल्ट के लिए जरूरी है कि सामने वाला जो व्यक्ति है, दिस वन, ये अपना क्या कर सके? अपना फोर्स एक्सरसाइज भी कर सके, उसे इफेक्चुएट भी कर सके। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो आप बिल्कुल पैक्ड हो, खिड़की के बाहर से एक व्यक्ति खूब घूसा दिखा रहा है, बहुत बड़े बड़े घूसे दिखा रहे हैं आपको, है? दांत तोड़ देंगे, मुंह तोड़ देंगे। क्या वो अपने इस बल को इफेक्चुएट कर सकता है आपके ऊपर? है? और आपने अंदर से ही बंदूक निकाली और उसको गोली मार दी और कहा कि ये मुझे कह रहा था, मैं रीजनेबल एप्रीहेंशन कॉज कर रहा था कि साहब डेथ कॉज करने के लिए। कहां से संभव है यार? 4 फुट की सरिया लगी हुई है, वो तोड़ करके यहां आ सकता है क्या? नहीं आ पाएगा। कहने का मतलब वो उसे क्या नहीं कर सकता है? उसे इफेक्चुएट नहीं कर सकता है। तो इसका भी परिणाम, कोई फोन से आपको बोले, मात्र शब्द से बोलना असॉल्ट नहीं होता है। मैं आपसे मार डालूंगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, ये असॉल्ट नहीं है जब तक कि उन वर्ड्स के साथ आप कॉन्डक्ट ना करो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब जरा देखो। तो कहने का मतलब सामने वाले जो व्यक्ति है वो मन में आपके क्या पैदा कर दिए? भय पैदा कर दिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा देखो जरा। अब पहली कंडीशन क्या बताया मैंने आपको? पहली कंडीशन बताया कि रीजनेबल एप्रीहेंशन कॉज होती है किस बात की? डेथ की। दूसरा कंडीशन जो है वो क्या है? ग्रीवियस हर्ट की। तीसरा कंडीशन क्या है आपका? रेप की। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? रेप। फिर क्या है? अननेचुरल लस्ट। बोलो भैया, अननेचुरल लस्ट को ग्रेटिफाई करना। नेक्स्ट क्या है आपका? किडनैपिंग है आपकी और एब्डक्शन है। बोलो बेटा, किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। एंड फिर किडनैपिंग और एब्डक्शंस, और फिर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। क्या है? और ये कंडीशनल है, ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। और फिर एसिड को थ्रो करना है या अटेम्प्ट टू थ्रो करना है या एडमिनिस्टर करना है, राइट? तब फिर आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हो? डेथ कॉज कर सकते हो। ये कंडीशन जरा देखो, 7 कंडीशन है। पहली कंडीशन में क्या हो रहा है? इस व्यक्ति को यह लगता है कि इसकी डेथ हो जाएगी, इस व्यक्ति को लगता है कि ग्रीवियस हर्ट कॉज हो जाएगी, इसको लगता है कि इसका रेप हो जाएगा, इसको लगता है कि अननेचुरल लस्ट का ग्रेटिफिकेशन होने वाला है, इसको लग रहा है कि इसे किडनैप कर लिया जाएगा, इसे लग रहा है कि इसको एब्डक्ट कर लिया जाएगा, इसे लग रहा है कि इसको रॉन्गफुली कन्फाइंड कर लिया जा रहा है, और इसे लग रहा है कि इसके ऊपर एसिड अटैक किया जाएगा। क्लियर हुआ? और ये किसकी वजह से हो रहा है? इस व्यक्ति की वजह से। और तो यह व्यक्ति इनके खिलाफ क्या कर सकता है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है। और कहां तक यूज कर सकता है? तो इनकी डेथ कॉज कर सकता है। किसकी? इनकी डेथ कॉज किया जा सकता है। इज इट क्लियर? हो सकता है। मैं आपसे क्या कहा कि पहली बात तो डेथ, ये आशंका है, जरूरी नहीं कि आप मर गए तो कहां कर पाएंगे आप? अभी तो सिर्फ आशंका है, आपको नहीं समझे आप? जैसे मान लो 5 लोग दौड़ते हुए इधर से आ रहे हैं, 5 लोग गेट में एंटर किए और सब बंदूक लिए हुए,
और सब बोलते हुए आ रहे हैं मार दो गोली मार दो, देखेंगे जो होगा। और मुझे लग गया कि अरे ये तो मुझे मार डालेंगे। बोलो बेटा, तो ऐसी स्थिति में अब ये रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि मैं तभी बच सकता हूं जब मैं अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस करूं, और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में मैंने गोली चला दी। दूसरा क्या है, ग्रेवियस एक्ट। 10 लोग गोला बनाते हुए, घेरा बनाते हुए आपस में आ रहे हैं, इसे छोड़ना नहीं, मार देना है, और लाठी लेकर के हाथ से आ रहे हैं। इसका मतलब लग रहा है कि इसका हाथ पैर तोड़ देते हैं आज। मुझे लग रहा है कि क्या हो जाएगा, एप्रीहेंशन रीजनेबल आ गया, तो मैं किसी की डेथ कॉज कर सकता हूं। फिर तीसरा क्या है, रेप। यदि किसी व्यक्ति को अभी सिर्फ तैयारी कर रहा है, अभी क्या कर रहा है, असॉल्ट कर रहा है, इस बात की तैयारी कर रहा है कि सामने वाले को लग गया कि अब ये क्या करने वाला है, रेप करने वाला है, उसकी डेथ कॉज किया जा सकता है। अननेचुरल लस्ट को ग्रेटिफाई करने के लिए कोई आ रहा है, ठीक है, तो डेथ कॉज किया जा सकता है। किडनैपिंग और रिडक्शन, सामने वाले को ये लग रहा है कि उसे किडनैप किया जाए, क्या किया जाए, किडनैप, या क्या किया जाना है, एब्डक्शन कर दिया, तो ऐसा एप्रीहेंशन हो गया। देखो ये वाली जो धारा है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की, ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट धारा ये कंडीशनल है। कैसी धारा है, कंडीशनल। किस बात की कंडीशनल है, कि जब आपको रॉन्गफुली कन्फाइन किया जा रहा है तो उस समय आप किसी लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त नहीं कर पाते हो। वहां पे लिखा हुआ है किसकी सहायता, ये सारी धाराएं तो सीधे सीधे लिखी हैं, ये धारा कंडीशनल है। वहां पे क्या लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति को रॉन्गफुली कन्फाइन किया जा रहा है, इनको देखो, इनको रॉन्गफुली कन्फाइन किया जा रहा है और इन्हें लगता है कि किसी लोक प्राधिकारी की लोक सहायता नहीं प्राप्त होगी, तब मात्र कन्फाइन करने से काम नहीं होगा। इन्हें यह लगना चाहिए कि अब वो कोई लोक सहायता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ओनली देन ही और सी कैन एक्सरसाइज दिस राइट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो डेथ के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट बेटा, डेथ के अगेंस्ट, ग्रेवियस हर्ट के अगेंस्ट, रेप के अगेंस्ट, अननेचुरल लस्ट। और ये क्वेश्चन आपका 10 बार पूछा गया है आपसे कि वो कौन सी कंडीशन है कि बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करते समय डेथ कॉज किया जा सकता है। तो ये 7 कंडीशन है आपकी, ए बी सी डी ई एफ जी, एकदम क्रम से लिखा हुआ है और इसी क्रम में आपको क्या कर लेना है, याद कर। तो कह रहा है कि देखो, फिर उसके बाद हम 39 पे चलेंगे। अभी ये 38 था, तो 38 तो बिल्कुल एकदम टिप पे रख लीजिए, और 39 जो है ये किस बात को बता रहा है, 39 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। 39 जो है वो क्या कह रहा है कि अदर इंजरी कॉज किया जा सकता है डेथ के अलावा, यानी वो 7 कंडीशन ए टू जी हैं तो क्या कॉज कर सकते हो, डेथ। लेकिन यदि ये कंडीशंस नहीं है तो कह रहा है कि डेथ के अलावा क्या कॉज कर सकते हो, अदर इंजरी कॉज कर सकते हो। क्या कॉज कर सकते हैं आप, अदर इंजरी कॉज हो सकती है। कब हो सकती है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज करते समय, ठीक है। व्हेन यू यूज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, देन यू कैन कॉज द अदर इंजरी, यू कैन कॉज द अदर इंजरी इफ द फॉलोइंग कंडीशंस वेयर नॉट अवेलेबल, नहीं थी उस समय। ये है तो डेथ कॉज कर सकते हो, ये कंडीशन नहीं है तो कोई फिर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में अदर इंजरी कॉज करोगे। अब आपको कोई 2 झापड़ मारा तो 4 झापड़ तुम भी मार सकते हो। सिंपल हट तो कॉज ही कर दिया कि नहीं कॉज कर दिया, बोलो भैया, अदर इंजरी कॉज कर दिया आपने, तो कह रहा है अदर इंजरी कॉज कर सकते हो। और ये बात कहां बताई गई है आपके 39 में, अब देखो सेक्शन 40, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी और भी होगी, मैं बार बार आपसे कहता हूं वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट, ये वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके जो चल रहे हैं आपके साथ। अब जरा देखो यहां पे जो बातें चल रही हैं आपकी 40 आपकी क्या कह रही है कि इनका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो कब कमेंस करता है, ठीक है ना। तो कह रहा है देखो यार, ये जो राइट है वो हर समय आपके साथ नहीं रहता है, ये पैदा होता है और पैदा होने के बाद फिर से समाप्त हो जाता है। तो कह रहा है पैदा कब होगा, कमेंस कब होगा, आरंभ कब होगा, तो कह रहा है कि इसका प्रारंभ कब होगा, जब आपके मन में रीजनेबल एप्रीहेंशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मेरी बात आप समझिए जरा, मैंने आपसे क्या कहा, कह रहा है कि भैया इनको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, तो मैंने कहा यस इनको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। तो कह रहे हैं सर है तो कब से है, व्हेन, बोलो कब से है सर। तो मैं कह रहा हूं कि बेटा इनके राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का राइट कमेंस तब करेगा, प्रारंभ तब होगा जब इनके मन में रीजनेबल एप्रीहेंशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रीजनेबल एप्रीहेंशन, डेंजर का, किस बात का, खतरे का भय पैदा होगा। नहीं समझ पाए आप? तो खतरे का भय जब भी पैदा हो गया, इनका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आ गया। तो कह रहा है समाप्त कब होगा साहब, तो कह रहा है कि जैसे ही खतरे का भय समाप्त होगा
वैसे ही आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। इसका मतलब कि इसका जो जन्म होता है अलोंग विद द डेंजर, और ये डिसअपियर तब हो जाएगा जैसे ही डेंजर क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्लियर हुआ? इसका मतलब ये तब तक बना रहता है जब तक कि वो खतरा आपके साथ बना हुआ है। इज इट क्लियर और नॉट? हो गया? मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं, जरा देखो। ये दो व्यक्ति हैं, यहां पे ये दोनों पुलिस ऑफिसर हैं, और इन्होंने एक दूसरे के ऊपर क्या रख दिया हुआ है, एक दूसरे के ऊपर बंदूक रख दी। आपस में लड़ाई हो जाती, कभी आजकल दिख जाते हैं कई लोग एक दूसरे से लड़ते हुए, और भी कोई हो सकता है। दोनों लोगों ने, मान लो एक सामान्य व्यक्ति भी है, इन्होंने आपस में लड़ाई करी और एक दूसरे के ऊपर गन पॉइंट्स पे रख दिया। बोलो, चलो। अब इनके बीच में एक व्यक्ति बीच बचाव करने आया। एक व्यक्ति जो है, इन्होंने बंदूक निकाली, इन्होंने अपनी बंदूक निकाली। बोलो, इन्होंने बंदूक निकाली और इन्होंने अपनी बंदूक निकाली। खतरा दोनों को है। अब यहां पे एक व्यक्ति आता है बीच बचाव करने के लिए, और वो समझाता है, क्या यार आपस में ही लड़ाई कर रहे हो, जरा बंदूक नीचे करो, ये सब बात थोड़े होती। बोलो, और इन्होंने अपनी बंदूक क्या कर ली, नीचे कर दी। क्या खतरा टल गया? क्या हो गया? खतरा टल गया। उनका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या हो गया, समाप्त हो गया। मेरी बात आप समझ पाए? लेकिन अब जरा देखो, जैसे ही इसने बंदूक नीचे कर ली, थोड़ी देर के बाद इन्होंने बंदूक से उसे क्या कर दिया, गोली मार दिया। बोलो, तो क्या इसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है? आंसर इज नो। कोई रीजनेबल एप्रीहेंशन था? आंसर इज नो। क्योंकि जैसे ही इसने बंदूक को नीचे करा, वैसे ही डेंजर समाप्त, खतरा समाप्त हो गया ना। और खतरा समाप्त हो गया तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी खत्म। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अब ये मान लिया जाएगा कि आपने क्या करा हुआ है, रिटेलिएशन में काम करा हुआ है, यहां पे कोई एप्रीहेंशन नहीं था। इज इट क्लियर और नॉट? हो गया? वेरी गुड। तो अब जरा देखो, मैं आपसे बात करूं, आपने एक धारा पढ़ी है, एक धारा पढ़ी है जो 44 में यहां पे बताई गई है, 106 में बताई गई थी इंडियन पैनल कोड में। ये जानते हो जरा क्या है? सुनो, मैं आपको समझा दे रहा हूं। ये कहता है, जैसे आपने शिखंडी को पढ़ा है ना, शिखंडी महाभारत में एक कैरेक्टर था। तो भीष्म पितामह ने कहा कि भाई देखो, मैं ऐसे लोगों पर क्या नहीं करता हूं, बाण नहीं चलाता हूं। तो हमारे नटवरलाल ने कहा कि ऐसा है कि भीष्म को संभाल पाना मुश्किल है जब तक कि आप किसको नहीं सामने खड़ा कर दोगे, शिखंडी को खड़ा नहीं कर दोगे, थर्ड जेंडर आदमी। बोलो, तो उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसे लोगों के ऊपर बाणी नहीं चलाते, स्त्री के ऊपर नहीं। जो तो यहां पे सामने अर्जुन ने किसको खड़ा कर दिया, शिखंडी को खड़ा कर दिया, और इधर भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह ने अपना बाण क्या किया, सरेंडर कर दिया, और ये भाई साहब जो है मारे। यही तो हुआ था। कैरेक्टर याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? बोलो। लेकिन आपके यहां भारतीय न्याय संहिता और इंडियन पैनल कोड कहा कि भले ही यदि ऐसा कोई शिखंडी आपके पास हो, आगे हो, बोलो भैया, आपको अस्त्र रखने की जरूरत, आप क्या करिए, अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस करिए। मेरी बात आप लोग समझ पाए? सुनो, मैं इसे ये बता रहा हूं कि ये है भीष्म, इसका मतलब ये वह व्यक्ति है, इसे ये लग रहा है कि अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करेगा। क्या करेगा? अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करेगा, तो किसी इनोसेंट की डेथ होगी। किसकी डेथ होगी? इनोसेंट की डेथ होगी। नहीं समझ पाया? जब मैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करूंगा तो किसी इनोसेंट की डेथ हो जाएगी, और इस वजह से ये अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, और जिसकी वजह से ये उसका क्या कर सकते हैं, ये उसके लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, ये उसके लिए एमिनेंट डेंजर पॉज कर रहे हैं। तो कह रहा है, सुनो, तुम अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करो, भले ही किसी इनोसेंट की क्या हो जाए, डेथ हो जाए, या उसे कोई इंजरी कॉज हो। बात समझ पाया? नहीं समझ पाया? हाँ या ना? अब जरा देखो, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, अभी से याद रखना। ये देखो, ये व्यक्ति जो है वो इधर है, कई लोग हैं, एक नहीं है, 4-5 मान लो, और ये कहां है, सड़क के इस पार है। यह व्यक्ति अपनी सड़क पर पटरी से होकर के गुजर रहा है ना, और ये पांचों ने ग्रुप बना करके इसे दौड़ाना चाहा है, पकड़ना चाहे, और बड़ी तेज से
पकड़ ले, आज इसे मारना है, इसे छोड़ना नहीं है, इस तरीके से इसके मन में एक रीजनेबल एप्रीहेंशन आ गया। इससे लग रहा है कि यदि मैं अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करूंगा तो ये जो छोटे छोटे बच्चे सड़क पे क्रॉस कर रहे हैं उनकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, उन्हें इंजरी कॉज हो सकती है। बात समझ पाए? तो 44 कह रही है कि भले ही इनको इंजरी कॉज हो जाए, भले ही इनकी डेथ हो जाए, आप अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को क्या कर सकते हो, इनके खिलाफ यूज कर सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ये बात कौन बता रहा है आपका, ये कौन बता रहा है? 44 बता रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? हो गया इतना? अब जरा देखो यहां पे, तो मैं आपको यदि बात करूं कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहां से कहां तक है बेटा बीएनएस में? ये आपका 34 से लेकर के 44 तक में बताया गया है। ठीक है ना? एक ही पॉइंट्स में आपका सारा का क्लियर हो जाएगा, कोई पॉइंट्स बचेगा नहीं यहां पे, है ना? तो यहां पे 44 से लेकर के 34 से लेकर के 44 तक में ये बता गया। तो मैंने आपको अभी मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, अभी मैंने आपको जो बताया वो प्रॉपर्टी का बता दिया, बॉडी का बता दिया। तो बॉडी के अगेंस्ट जो है वो 38 में बताया कहां पे डेथ कॉज कर सकते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया कि अदर इंजरी कब कॉज कर सकते हैं, ये 39 में बताया गया। और फिर मैंने आपको बताया कि इधर आ जाओ भाई, हो गया यहां तक, 38 हो गया, 39 हो गया और 40, यानी कब कमेंस होगा और कब तक बना रहेगा। अब जरा आइए, ये 41, 42 और 43 क्लियर हुआ? 41, 42, 43 ये प्रॉपर्टी के अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात कर रहे हैं। किसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं? और फिर 41 कहता है कि वो कौन से प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंस है जहां पे डेथ कॉज किया जा सकता है। इसका मतलब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करते समय और एक्सरसाइज करते समय, क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते समय बॉडी के अगेंस्ट नहीं, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कब आप डेथ कॉज कर सकते हो, तो ये आपका बताया गया है सेक्शन 41 में बताया। और 42 में बताया गया है कि भाई डेथ के अलावा अदर इंजरी कॉज कर सकते हो, जैसे वहां आपने देखा था 39 में अदर इंजरी कॉज किया जा सकता है। क्या कॉज किया जा सकता है? अदर इंजरी कॉज किया जा सकता है। और 43 में फिर बताया कि भाई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ये कमेंस कब होगा प्रॉपर्टी के अगेंस्ट और कब तक बना रहेगा। मेरी बात आप लोग समझ पाए? अब जरा देखो, मैं एक डायग्रामेटिक चार्ट बना रहा हूं। तो ये आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हुआ, ये आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो कहां से कहां तक है? 34 से लेकर के 44 तक है। बोलो भैया। अब मैं आपसे बात करूं कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द बॉडी, अगेंस्ट दी, और ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट दी प्रॉपर्टी, अगेंस्ट द बॉडी एंड अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। अब जरा देखो बेटा, यहां पे जो बातें कॉमन है वो कौन सी कॉमन है? तो कह रहा है कि अब जरा देखो यहां पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में अगेंस्ट द बॉडी है। इसके पहले देखिए आपने क्या देखा? 34 किसके बारे में बात कर रही है? जनरल बात। क्या है? जनरल। फिर जब आप 35 पढ़ोगे तो इसमें दोनों बातें बता दी गई, बॉडी के अगेंस्ट और किसके अगेंस्ट? प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, यही बताया गया है। अच्छा, फिर आपने ये देखा कि ये जो राइट्स हम एक्सरसाइज करेंगे वो राइट्स किसके अगेंस्ट होंगे? ये रिस्ट्रिक्शन होगा। किसका रिस्ट्रिक्शन होगा? तो आपने पढ़ा सेक्शन 37 का रिस्ट्रिक्शन होगा। ये सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन है। ये किसके अधीन रहेंगे? ये आपका रिस्ट्रिक्शन बता दिया गया। किसके अधीन रहना है बेटा इन लोगों को? इस धारा के अधीन रहना है। क्लियर हुआ? और फिर कह रहा है कि ये जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उनके खिलाफ भी यूज कर सकते हो जो 36 में बताया गया। बोलो भैया, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसके खिलाफ? तो यहां पे आपको बता दिया गया
कि रिस्ट्रिक्शन कौन कौन सा है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन और 36 में किन किन लोगों के खिलाफ है। तो रिस्ट्रिक्शन बताया, तो रिस्ट्रिक्शन जरा देखो कौन कौन सा है बेटा। ये बता रहा है कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ नहीं कर सकते हो, पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पर यदि कोई पब्लिक सर्वेंट या अथॉरिटी काम कर रहा है तो उसके खिलाफ भी नहीं कर सकते हो। तीसरा मैंने आपको बताया कि यदि पब्लिक अथॉरिटी का असिस्टेंस मिल जाए, और आपको बताया था कि जो फोर्स यूज करोगे वो प्रोपोर्शनल होगा। ये अपवाद है ना, इनके अधीन रहना होगा। फिर मैंने आपसे ये जो बात बताई, क्या बताया कि 36 में किसके किसके खिलाफ कर सकते हो, तो मैंने आपसे बताया कि बिकॉज ऑफ रीजन ऑफ यूथ कर सकते हो। फिर मैंने आपको बताया वांट ऑफ मैच्योरिटी बताया, बोलो बेटा वांट ऑफ मैच्योरिटी कर सकते हो। और फिर जो इंटॉक्सिकेटेड है उनके अगेंस्ट कर सकते हो आप। फिर किसके अगेंस्ट कर सकते हो आप, ये जो इंसेन है। और किसके खिलाफ किया जा सकता है, जो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में काम कर रहा है। किस में काम कर रहा है, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में काम कर रहा है। ये 36 बता दिया कि इनके खिलाफ भी किया जा सकता है। ओके, और फिर आप देखिए, फिर कहता है कि अगेंस्ट दी बॉडी जो है, तो मैंने आपसे बताया कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करोगे, अगेंस्ट दी बॉडी करोगे तो डेथ कब कॉज कर सकोगे, तो ये मैंने आपको 38 में बताया। कहां बताया, मैंने आपको 38 में बताया। कहां पे, ये 38। फिर मैंने आपको 39, फिर मैंने आपको 40 और फिर आपका 44। ये बॉडी के अगेंस्ट बात कर रहा हूं। किसके अगेंस्ट बात कर रहा हूं, बॉडी के अगेंस्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो ये सेक्शन 38 जहां पे आप डेथ कॉज कर सकते हो, सेक्शन 39 जहां पे आप क्या कॉज कर सकते हैं, अदर देन डेथ कॉज कर सकते हैं। 40 में कब कमेंस हो रहा है, और 44 में वो डेंजर सिचुएशन है जहां पे ये बात बताई गई। फिर मैंने आपको अगेंस्ट दी प्रॉपर्टी में ये बात आप देखोगे तो यहां पे आपने देखा 41 और फिर आपने 42 और फिर क्या है 43। इसका मतलब ये है कि जो 38 का प्रोविजन है, ध्यान रखिएगा, जो 38 में बताया गया वही प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कहां है, 41 में है। जो आपका 39 में बॉडी के अगेंस्ट बताया गया है वही प्रोविजन उसी के जैसा कहां पे है, आपका 42 में है। जो आपका 40 है उसी के जैसा कहां पे है, वो आपका 43 में है। ये बात याद रखेंगे आप, बोलो। तो ये जो कंप्लीट चार्ट है आपका वो ये बता रहा है। अब देखा जाए कि यहां पे कितनी कंडीशन बताई गई 38 में, तो मैंने आपको वो कंडीशन 7 बताई। कितनी कंडीशन बताई, 7 कंडीशन। ये आपका कहां से कहां तक लेकर के, ए से लेकर के कहां तक है, ए से लेकर के जी तक का है आपके पास। बोलो भैया, ए से लेकर के जी तक में पहला जो है वो कौन सा है, डेथ का है। दूसरा जो है वो ग्रीवियस का है। तीसरा जो है वो रेप का है, अननेचुरल लस्ट का है। फिर उसके बाद किडनैपिंग और एब्डक्शन का है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का है। फिर उसके बाद जो है आपका एसिड अटैक के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और उन्हें थ्रो करने के बारे में बताया गया। इज इट क्लियर और नॉट? अब जरा देखिए, मैंने आपसे बताया था कि बॉडी के अगेंस्ट कहां पे बात हुई है आपकी, बॉडी के अगेंस्ट जो है ये किस चैप्टर के बारे में बात कर रहा है बेटा, ये चैप्टर 6 की बात कर रहा है। किसके बारे में, चैप्टर 6 है। और सेक्शन कौन सा, कहां से कहां तक है, तो 100 से लेकर के 146 तक में है बीएनएस में। कहां से कहां तक, 100 से लेकर के 146 में। अब जरा हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो प्रॉपर्टी में ये चैप्टर कौन सा है आपका, चैप्टर 17 है। और 303 से लेकर के कहां से कहां तक, 303 से लेकर के 334 तक, 303 से लेकर के 334 तक ये। लेकिन मैंने आपको बताया कि यहां पे अगेंस्ट दी बॉडी आपको जो मिला हुआ है वो सिर्फ 4 अपराधों के लिए मिला हुआ है। किसके लिए मिला हुआ है आपको, यहां पे सिर्फ 4 ऑफेंस। और वो कौन से ऑफेंस है, वो आपको याद होने चाहिए साहब। क्या होना चाहिए, पहला जो ऑफेंस है वो कौन सा है, ध्यान रखिए, पहला जो है वो है थेफ्ट। दूसरा जो है रॉबरी। तीसरा जो है वो मिसचीफ है।
और फिर उसके बाद क्रिमिनल ट्रेसपास है। ये 4 याद रखिएगा, आप यहां याद रखना है आपको। अब जरा वो कंडीशन देखते हैं जहां पे 41 पे आते हैं, और 41 ये कहती है, 41 क्या कह रही है कि जहां पे डेथ कॉज किया जा सकता हो, क्या किया जा सकता हो, डेथ कॉज किया जा सकता हो, किस ऑफेंस के अगेंस्ट डेथ कॉज किया जा सकता हो, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। ठीक है, सेक्शन 41 खोलिए, आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के। सेक्शन 41, ये 41 कह रही है कि यदि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ये ऑफेंसेस है तो वहां पे क्या कॉज कर सकेंगे आप, डेथ कॉज। पहला कहां पे क्या है, रॉबरी। दूसरा क्या है, नेक्स्ट क्या है, बाय फायर। नेक्स्ट क्या है, हाउस ट्रेसपास। थेफ्ट है, मिसचीफ है, हाउस, और ये कंडीशनल है। कब, ऐसे नहीं, आगे आगे पढ़िए वो क्या कह रहा है, ऐसे नहीं होगा। अंडर सच सर्कमस्टांसेस। अब आप देख रहे हो यहां पे, यानी ऐसी चोरी करने में, ऐसा रिस्ट्री करने में, ऐसा हाउस ट्रेसपास करने में सामने वाले के मन में एक रीजनेबल एप्रीहेंशन आ जाए कि इसका जो परिणाम होगा वो डेथ होगी भाई, तब ऐसी स्थिति में, यानी सामान्य चोरी में आप किसी की डेथ कॉज नहीं कर सकते हो। क्लियर है, सामान्य चोरी में आप किसी की डेथ कॉज नहीं कर सकते हैं। अब मैं फिर ये देखो जरा, यहां पे क्या कॉज किया है बेटा, लूट। यहां पे क्या है आपका, हाउस ब्रेकिंग। यहां पे क्या है, मिसचीफ बाई फायर। यहां पे क्या है, थेफ्ट, मिसचीफ या हाउस ट्रेसपास। ये सामान्य नहीं, इनमें तभी डेथ कॉज कर सकते हो जब ये बात क्लियर हो जाए, क्या क्लियर हो जाए, ये बात क्लियर हो जाए कि इससे डेथ कॉज हो सकती है, तब ये माना जाएगा कि अब आप क्या कर सकते हो, डेथ कॉज कर सकते हो। इज इट क्लियर और नॉट, हो गया। रॉबरी अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट्स होता है, एक लेक्चर पूरा लेके जाएगा रॉबरी। ठीक है, तो अभी इतना याद रख लेना है आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में। फिर मैंने आपको बताया ये धारा 41 है, इनमें आप डेथ कॉज कर सकते हो। ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं तो उसमें आप डेथ कॉज कर दोगे। ये परिस्थितियां नहीं है तो फिर आप अदर इंजरी कॉज कर सकते हो। और ये फिर आपका 43 कहता है कि कब ये शुरू होंगी और कब तक ये बने रहेंगे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में। ठीक है ना, तो यहां पे 2 तरीके का क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। तो कभी कभी क्वेश्चन इन जनरल आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि व्हाट इज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, हाउ इट इज अवेलेबल एंड हाउ, ठीक है, गिव्स द प्रोविजन अंडर द बीएनएस। क्या है आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या है और ये किस तरीके से उपलब्ध है हमारी भारतीय न्याय संहिता में। तो इन जनरल यदि क्वेश्चन पूछा है तो सब आपको मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन यहां पे ये बनाता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द बॉडी क्या है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी क्या है। तो जब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द बॉडी पूछे तो प्रॉपर्टी वाले प्रोविजंस आपको नहीं मेंशन करने हैं। और इसी तरीके से जब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात करें अगेंस्ट द प्रॉपर्टी तो आपको किसको बात करना है, सिर्फ प्रॉपर्टी की बात करना है, ये वाले प्रोविजन पे बात नहीं करना। एज अ होल करता है तो पूरा लेकर के चलेंगे, सिर्फ बॉडी के अगेंस्ट बात करता है तो जनरल बताओगे, 35 बताओगे, 37 बताओगे, 36 बताओगे, और फिर इधर 41, 42, 43 ये प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो गया। क्या हो गया, यहां से यहां तक प्रॉपर्टी। यदि ये बात करें किसके खिलाफ, बॉडी के अगेंस्ट, तो फिर यहां से बताते हुए ये आप लेकर के चले आओगे बॉडी। क्लियर हो गया। तो 3 तरीके का जो क्वेश्चन है आपके पास वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आपको मिला हुआ है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और यदि आपको कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और हम इसी तरीके से आपके बीच में आते रहेंगे। थैंक यू।